हेलो दोस्तों, जैसा कि हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक मेरी न्यू मज़ेदार हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरी न्यू मज़ेदार नोबल वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लीलू अपने मन में सोच रहा होता है कि बाकी लोग उसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो प्रोजेक्शन उसमें दिखाया जा रहा था वो उसकी होने वाली वाइफ थी। तो चलो बिना अब आगे, जहाँ तक लीलू को याद है, पहली बार उसकी मुलाकात जियान किंगे से तब हुई थी जब वो 3 साल का था। उसके माता पिता अभी अभी एक लंबी यात्रा से लौटे थे और वापस आते समय वे 5 साल की जियान किंगे को साथ लाए थे। बाद में उन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। एक निश्चित दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि वे दोनों वास्तव में अविभाज्य बचपन के दोस्त थे और उसके माता पिता भी उनसे बहुत प्यार करते थे। दुर्भाग्य से जब वे छोटे थे तब से दोनों के बीच संबंध काफ़ी जटिल थे। जियान किंगे बचपन में भी बहुत शानदार थी और वो लीलू से 2 साल बड़ी भी थी। जब भी बचपन में वे लड़ते थे तो अंतिम परिणाम हमेशा जियान किंगे द्वारा जीता और उसे पीटना होता था जब तक वो हार नहीं मान लेता। ईमानदारी से कहूँ तो यह एक भयानक दुस्वप्न था। उसकी मंगेतर क्यों बनी? माना जाता है कि वो लगभग 10 साल की थी तो लीलू के पिता ने शराब के नशे में कहा था कि अगर वो एक दिन उसकी बहू बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगले ही दिन 10 साल की जियान किंगे ने व्यक्तिगत रूप से एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिखा और उसे लीलू के अवाक पिता को सौंप दिया। उस रात लीलू के बूढ़े पिता को लीलू की क्रोधित माँ ने लगभग पीट कर अधमरा कर दिया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि लीलू यह सब देख रहा था और हंस रहा था और परिणाम स्वरूप उसकी माँ ने भी उसे बुरी तरह से पीटा। लीलू की माँ ने जियान किंगे से विवाह अनुबंध को रद्द करने के लिए कहा था, परंतु किसी कारण से उसने पूरी तरह से हट करने का प्रदर्शन किया और बिना कुछ कहे वो लीलू के माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उठने से इनकार कर दिया। अंत में लीलू की माता पिता ने उसके अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ऐसा करने के बाद उन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट गुप्त रखा और फिर कभी इसे विषय को नहीं उठाया, ऐसी दिखावट करते हुए जैसा ये कभी अस्तित्व में ही नहीं था। समय बीतने के साथ इस मामले पर आगे कुछ नहीं कहा गया। हर कोई, यहाँ तक कि खुद लीलू भी इसे बारे में बहुत पहले ही भूल चुका था। हालांकि एक दिन जब जियान किंगे साउथविंड एकेडमी में आई, उसने एक खास तौर पर दृढ़ निश्चय प्रेमी को बताया कि उसने और लीलू ने बहुत पहले ही एक दूसरे से सगाई कर ली थी। इस खबर ने पूरे एकेडमी को चौंका दिया। नहीं, इसने पूरे तियानजुंग प्रांत को हिलाकर रख दिया था। शुक्र है कि उसमें लीलू ने साउथविंड एकेडमी में प्रवेश नहीं किया था, अन्यथा अगर वह करता तो वह तुरंत एक पूर्ण बहिष्कृत व्यक्ति बन जाता। इतने सालों के बाद भी लीलू अभी भी उस घोषणा के झटकों को से कुछ हद तक प्रभावित हुआ था। इससे उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि जियान किंगे कितनी टैलेंटेड और फेमस थी। पापा, आपने वास्तव में मुझे बर्बाद कर दिया, लीलू ने मन ही मन खुद से कहा। यो लीलू, तुम हर रोज़ यहाँ क्यों रुकते हो? क्या तुम भीड़ की जलन भरी निगाहों का आनंद ले रहे हो? जैसे ही लीलू अपने आप में आगे बढ़ रहा था, अचानक उसके पीछे एक लड़की की आवाज़ गूंजी। लीलू ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक आकर्षक लड़की खड़ी थी। उसके बाल कमर तक लंबे और हालांकि वो जियान किंगे के बराबर नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से एक प्राकृतिक सुंदरता थी। उसने जो क्रिस्टल स्टाइल स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी वो उसके सुंदर कर्व को और भी निखार रही थी। इसमें वो युवती अपनी छाती पर हाथ रखे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक उपासपूर्ण भाव था। इसके बावजूद लीलू के चेहरे पर एक शांत भाव था। जब उसने देखा यह उसकी सहपाठी डीफा किंग थी। उसने साउथविंड एकेडमी का एक सुंदर सुनहरा फूल माना जाता था और वह डीफा कबीले से थी जो तियानजू प्रांत में 3 महान क्लैन में से एक था। उसे लीलू से कोई शिकायत नहीं थी, हालांकि वह जियान किंगे की
डाई हार्ट फैन थी, एक बहुत ही उत्साही लगभग जुनूनी किस्म की डाई हार्ट फैन। उसकी नज़र में जियान किंग एक अमर परी की तरह सुंदर और बेदाग और परिपूर्ण थी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो उसके लायक हो, और बेशक इसमें लीलू भी शामिल था। हालांकि डीफा किंग इस बात से सहमत थी कि लीलू एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति था, लेकिन उसे यह भी लगा कि दिखावट सिर्फ दिखावट थी। जियान किंग एक योग्य व्यक्ति को पुरुषों के बीच ड्रैगन होना चाहिए, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से। हालांकि लीलू ने अपने माता पिता की बदौलत ही उसके साथ विवाह अनुबंध जीता था। डीफा किंग की नज़र में यह उसकी देवी के सम्मान पर एक बड़ा धब्बा था, और इसलिए जब से लीलू साउथविंड एकेडमी में शामिल हुआ था, जब भी डीफा किंग उसे देखती थी तो वो सबसे पहले मजाकिया शब्दों की बौछार करती थी। उसके बाद अंतिम सवालों की एक लिस्ट। लीलू अपने आप और बड़ी बहन जियांग के बीच विवाह अनुबंध को कब रद्द करने जा रहे हो? बिल्कुल सही समय पर। अब तक वो अनगिनत बार यह सवाल दोहरा चुकी थी। लीलू भी अपनी नाक रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और फिर चिढ़क कर बोला, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो मुड़ा और चला गया। डीफा किंग के चेहरे पर तुरंत गुस्से का भाव आ गया। वो हठपूर्वक उसके पीछे चली गई। लीलू, क्या तुम सच में एक कहावत के अनुसार हंस के पीछे भागने वाले मेंढक बनना चाहते हो? हालांकि लीलू ने उसे पूरी तरह से अनदेखा करना जारी रखा। इससे वह और भी क्रोधित हो गई, यहाँ तक कि उसकी नसें बाहर निकलने लगी। उसने उसे पकड़ने के लिए अपने कदमों की गति बढ़ा दी। फिर आगे कहा, लीलू, अगर तुम शादी के अनुबंध को रद्द करने से इनकार करते हो तो सिर्फ तुम ही मुसीबत में पड़ने वाले हो। बड़ी बहन जियांग जितनी ज़्यादा टैलेंटेड होगी, तुम उतनी ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ोगे। तुम्हारे माता पिता सालों पहले लापता हैं, और यहाँ तक कि हाउस लोलान भी ढहने के कगार पर आ गया है। हाउस के यंग मास्टर के रूप में तुम्हारी हैसियत तुम्हें ज़्यादा समय तक बचा नहीं पाएगी। आपको पता नहीं है कि जिया के कितने विश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोग, जिसमें से सभी की पृष्ठभूमि शक्तिशाली, सभी उसमें प्रभावित हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पेरेंट्स ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे इस तरह से अपना बदला चुकाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लीलू, यदि आप उससे विवाह अनुबंध को रद्द करने से इनकार करते हैं तो यहाँ तक कि एकेडमी में भी ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करेंगे। आखिरकार लीलू रुक गया। ओह, वो कौन हो सकता है? डीफा किंग ने हल्की हंसी कराटे भरी। मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि बेई कबीले का बेईकुन कौन है। हाँ, उसने पहले ही यह बता दिया था कि उसे उम्मीद है कि तुम अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके बड़ी बहन जियांग पर ज़बरदस्ती नहीं करोगे। उसने यह भी अनुरोध किया है कि तुम 2 दिन पर क्लियरविंड में उसके साथ एक छोटी सी मीटिंग करोगे। लीलू ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं उससे परिचित हूँ। पहले वह हमेशा मुझ पर मेहरबान रहता था। जब उसके पेरेंट्स अभी भी जीवित थे तो हाउस लोलान के शब्दों का लगभग उतना ही महत्व था जितना कि तियांसू प्रांत के गवर्नर के शब्दों का। बेईकुन अक्सर लीलू से मिलने जाता था और अपनी अटूट दोस्ती का इजहार करता था। किसने सोचा होगा कि कुछ ही सालों बाद हाउस लोलान की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और यह उसका पूर्व मित्र अब आकर उसे परेशान करेगा। पहले बेईकुन का पसंदीदा शगल क्लियर होटल में दावत देना था और वह अक्सर लीलू को गर्मजोशी से निमंत्रण देता था। अब वह एक दुश्मन की मुलाकात का प्रस्ताव कर रहा था। वो आदमी काफ़ी सीधा था। डीफा किंग ने कहा, लीलू, तुम्हें उसका मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया ऐसी है, जब तुम्हारा कबीला शक्तिशाली होगा तो कई लोग तुम्हारी चापलूसी करेंगे, और जब तुम्हारा घराना हाउस लोलान कमज़ोर हो गया है तो दूसरे तुम्हें क्यों सम्मान देंगे? पहले भी जिन्हें सम्मान दिया जाता था वे तुम्हारे पेरेंट्स थे, न कि तुम। लीलू ने सहमति से सिर हिलाया। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। पिछले 2 सालों में लीलू को जल्दी ही पता चल गया था कि किस्मत और दोस्ती
कितनी अस्तित्व में हो सकती है। इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा और एकेडमी से विदा होते इसमें अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि डीफा किंग उसे पीछे पीछे चली गई। वह इस बात को यूं ही नहीं छोड़ना चाहती थी और लगातार बड़बड़ाती रही। उसने जो भी कहा उसका एक ही मतलब था कि लीलू को जियान किंगे और उसकी आज़ादी देने के लिए तैयार होना चाहिए। अब तक लीलू को पता चल गया था कि इस तरह के व्यक्ति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसे पूरी तरह से अनदेखा करना था और इसलिए उसने उसकी कही एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में कई गलियों से गुजरने के बाद वह अकेडमी से बाहर निकल आया। ऐसा करते हुए उसने अचानक महसूस किया कि आसपास का शोर अचानक रूप से कम हो गया है। यहाँ तक कि डीफा किंग की मच्छर जैसी भिनभिनाहट भी रुक गई है, मानो उसके गले में मेंढक फंस गया हो। लीलू ने उसकी ओर देखा और तो पाया कि उसका चेहरा लाल हो गया था। अकेडमी के बाहर पत्थर की सीढ़ियों को देखते हुए उसकी आंखों में एक उत्साह की झलक थी। लीलू को संदेह था कि क्या हो रहा है। उसकी निगाहों का अनुसरण करते किया केवल यह देखने के लिए कि सीढ़ी के सामने एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का एक प्राचीन शानदार डिज़ाइन और वह काफ़ी विशाल थी। इसमें 4 प्योर लाल पहिए थे और इसमें एक मार्शल शेर घोड़ा खींच रहा था। गाड़ी के सामने एक बहुत ही परिचित प्रतीक था, हाउस लोलान का मार्क। डीफा किंग का चेहरा लाल हो गया क्यों था और आसपास के सभी छात्र के चेहरे पर उत्साह के भाव क्यों थे। स्वाभाविक रूप से यह सिर्फ हाउस लोलान गाड़ी की वजह से नहीं था, बल्कि यह गाड़ी के सामने खड़ी एक लड़की की वजह से था। लड़की ने अपने बालों को एक साधारण पोनीटेल में बांधा हुआ था और उसके चेहरे के भाव सुंदर और आकर्षक दोनों थे। डूबते सूरज की किरणें में उसकी त्वचा चमड़ी की तरह थी। उसने एक छोटी नीली टोपी पहने रखी थी, एक पतला चाबुक थामे हुए थी और एक छोटी युद्ध स्कर्ट पहनी हुई थी। युद्ध स्कर्ट के नीचे एक जोड़ी मुंह में पानी लाने वाली पतली सफ़ेद टांगे थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करने वाली उसकी शुद्ध चमकदार सुनहरी पतली पुतलियां वाली आंखें थी जो सूरज की तरह चमक रही थी। वो जियान किंगे थी। अकेडमी के बाहर से फुसफुसाहट का सिलसिला शुरू हो गया। अनगिनत छात्र उसके दुबले पतले शरीर को घूर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस दिन उन्हें साउथ विंड अकेडमी के इस महान ग्रेजुएट व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका मिलेगा। लीलू बड़बड़ाती उत्साही भीड़ के बीच से गुजरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा, फिर जियान किंग के पास गया, बल्कि आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, बहन किंगे, आप साउथ विंड शहर में कब लौटी? हालांकि हाउस लोलान साउथ विंड शहर में उभरा था। जिया साम्राज्य के 4 महान ग्रेट क्लैन में से एक बनने के बाद इसने पहले ही अपनी मुख्यालय जिया साम्राज्य की राजधानी जिया शहर में स्थानांतरित कर दिया था। जियान किंगे को जिया साम्राज्य के सबसे सर्वोच्च कॉलेज एस्ट्रल सेज कॉलेज में भर्ती होने के बाद वह भी जिया शहर में चली गई थी। पिछले 2 सालों में वह हाउस लोलान के प्रबंधन से संबंधित मामलों में व्यस्त थी और इसलिए उसके लिए साउथ विंड में वापस आना काफ़ी मुश्किल था। लीलू को भी उसे देखते हुए काफ़ी समय हो गया था। जियान किंगे ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, कल तुम्हारा 17वां जन्मदिन है। इसके अलावा हाउस लोलान में कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय पर चर्चा होगी। मैं आज इस साउथ विंड पहुंची हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लेने आऊं और घर ले जाऊं। उसकी आवाज़ सुनने में बेहद आरामदायक थी। यह तीखी और शांत दोनों थी, जो किसी गहरे पहाड़ी झरने का पानी जेड़ पर गिर रहा हो। लीलू ने सिर हिलाया। जियान किंगे का रवैया देखकर उसे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह उसे कई सालों से जानता था, उसका व्यक्तित्व वैसा ही था। तो फिर चलो, उसने कहा। जियान किंगे साउथ विंड अकेडमी में बहुत लोकप्रिय थी। यहाँ खड़े होने मात्र से ही वो पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। उसे खुद ऐसा लग रहा था मानो हर कोई उसे घूर रहा हो। जियान किंगे ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन वह तुरंत पीछे नहीं मुड़ी। इसके बजाय उसने उत्साहित डीफा किंग को देखा, जो लीलू के ठीक पीछे खड़ी थी। उसका नाम डीफा किंग है ना? डीफा किंग ने बार बार सिर हिलाया। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। बड़ी बहन जियांग,
तुम्हें सच में अब मेरी याद है, जियान किंगे ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद है कि आप लीलू को और परेशान नहीं करेंगी, अन्यथा मुझे शायद एस्ट्रल सेज कॉलेज में आपके बड़े भाई की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। डीफा किंग के चेहरे पर उत्साह की झलक तुरंत ही जम गई। कुछ देर बाद जियान किंगे की सुनहरी निगाहों से स्तब्ध होकर उसने घबराहट में सिर हिलाया। अब उसमें वो आत्मविश्वास और अहंकार नहीं दिखा जो उसने लीलू के सामने दिखाया था। बोलने के बाद जियान किंगे मुड़ी और लीलू के साथ गाड़ी में घुस गई और उसकी नीली टोपी थोड़ी फड़फड़ा रही थी। कुछ क्षणों बाद शेर के लाइन हॉर्स घोड़े ने एक लंबी दहाड़ लगाई और फिर उन्हें धुंध में दूर ले गया। डीफा किंग के लिए बस वही खड़ी रही और गाड़ी को रवाना होते हुए देखती रही। काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें रगड़ी और चेहरे पर नशे की झलक थी। बड़ी बहन जियांग बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो गाइस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तो वीडियो कैसी लगी है वीडियो को बताना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक